हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप विद शशांक। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहने वाला है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये लेक्चर सेकंड है। इससे पहले हमने अपना लेक्चर वन जो कि था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स वो कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हाँ, आज का जो टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हम ट्राई करेंगे हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस रहकर इस लेक्चर को प्रोसीड करें। देखते हैं जो अपना इकोनॉमी है इसमें डिफरेंट सेक्टर्स काम करते हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है और उन्हीं एक्टिविटीज़ पे हमने इनका डिवीज़न किया है। जो पर्टिकुलर एक्टिविटी जिस सेक्टर में होती है उसी पे बेस्ड इनका डिवीज़न कर दिया गया है, इनके फंक्शन पे, इनके रोल के ऊपर। तो देखते हैं जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो दो टाइप से डिवाइड होती है, एक एक्टिविटीज़ के बेस्ड पर और एक एम्प्लॉयमेंट के बेस्ड पर। एक्टिविटीज़ के बेस्ड जो है वो होता है अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और जो एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है वो है अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के एंड में हम 10 एमसीक्यू भी करने वाले हैं जो पूरे अपने टॉपिक्स हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, इसके 5 सेक्टर्स हैं। पहले जब हम अपने स्कूल में पढ़ा करते थे वहाँ पर हम पढ़ते थे कि 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो कि सही भी है। बट जो अपना फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर यहाँ पर आ चुका है वो है क्वाटरनरी सेक्टर और क्विनरी सेक्टर। हम कह सकते हैं कि ये सर्विस सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर का ही एक्सटेंशन है। बट हम इसको अब अलग से पढ़ते हैं। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसके 5 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड क्विनरी सेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्राइमरी सेक्टर से। जो अपना प्राइमरी सेक्टर है यहाँ पर जो काम होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी हमें प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है, या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर हमें प्रोड्यूस करके या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके हमें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए देता है। यहाँ पर जो सेक्टर्स आ जाते हैं, मतलब जहाँ पर जो भी फील्ड है वो होता है अपना हुआ एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ या माइनिंग हुआ। ये जितने भी सेक्टर्स हैं या फिर ये जितने भी फील्ड हैं ये अपने आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जैसे एग्रीकल्चर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फूड इंडस्ट्री के लिए, फिशिंग भी फूड इंडस्ट्री के लिए, फॉरेस्ट्री हमें डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। माइनिंग जो अपने मिनरल्स हुए या फिर अपना जो मेटल्स हुआ उनका जो भी ओर होता है वो अपना माइनिंग प्रोवाइड कराता है। मतलब जो भी रॉ मटेरियल हुआ वो हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर से। अब जो इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस है, ये प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल फॉर अदर सेक्टर्स। जो हमारे अदर सेक्टर्स है जैसे कि सेकेंडरी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करने का काम करता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। और जो अपना प्राइमरी सेक्टर है ये फाउंडेशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी का। जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, या फिर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको आगे प्रोसेसिंग में जो हेल्प करने का काम करता है। मतलब जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है वो होता है अपना प्राइमरी सेक्टर। जो अपना प्राइमरी सेक्टर है ये अफेक्टेड है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं क्या होता है। जो अपना बोल सकते हैं जहाँ पर जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है जो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रहती है, या फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक फील्ड है जहाँ पर मेरे को 5 लेबर चाहिए बट लोग इतने ज़्यादा थे कि मेरे को 10 लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ा। बट जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो अनअफेक्टेड है। मतलब अगर 5 लोग भी काम करते तो उतना ही ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 10 लोग काम कर रहे हैं तो भी उस फील्ड से उतना ही ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद देख लेते हैं जो अपना प्राइमरी सेक्टर है ये इंडियन जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 14.36%, जो कि बहुत कम है। बट ये एम्प्लॉय करता है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का 50 to 55%। इतने ये बहुत बड़ा एक नंबर है। 50 to 55% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर से ही काम करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये फाउंडेशन है किसी भी डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी का। इसके बाद देखते हैं अपना सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में अपना आता है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला है, जो भी काम होता है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। यहाँ पर एग्जांपल के हम देखते हैं जितनी फैक्ट्रीज़ है, जैसे कार्स की फैक्ट्री हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री हुई, या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हुई, ये आती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। या फिर अपना एनर्जी प्रोडक्शन हुआ,
जो ये सेक्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल आया है उसको ये प्रोसेस करता है, और जो टर्सरी सेक्टर है उसका उसको ये आगे फर्दर प्रोसेस करके टर्सरी सेक्टर तक पहुंचाता है ताकि वो उसे अपनी सर्विसेज में इंक्लूड कर पाए। जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो इसी सेक्टर के अंदर होती है। देख लेते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में वो है 31.46%। हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर का डबल ये हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके बाद देखते हैं अपना जो थर्ड सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर के अंदर हमारे आ जाता है सर्विसेज एंड बिजनेसेस। टर्सरी सेक्टर को ही हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आ जाते हैं रिटेल या होलसेल ट्रेडर हुए अपने, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स हुआ अपना, हेल्थ केयर हुआ, एजुकेशन हुआ, या फिर एंटरटेनमेंट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लेते हैं जैसे इंडियन रेलवे हुआ, एयर इंडिया हुआ, या फिर जितने भी लॉजिस्टिक्स पार्टनर होते हैं हमारे कंट्री में, जैसे कि डिलीवरी भी काम करता है हमारी कंट्री में, या फिर एग्जाम्पल के लिए डीटीडीसी हुआ। ये जितने भी सेक्टर्स जितने भी कंपनीज है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ये सारी आती है अपने टर्सरी सेक्टर के अंदर। फिर देख लेते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमारे ट्रेड और कॉमर्स को फैसिलिटेट करते हैं या फिर अपने ट्रेड और कॉमर्स को हेल्प करते हैं आगे प्रोसेस करने में। यहाँ पर जो ये सर्विस सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, ये हमारी इंडियन इकॉनमी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है अपनी इंडियन इकॉनमी का। फिर बात कर लेते हैं इसके कंट्रीब्यूशन अपनी जीडीपी में। ये कंट्रीब्यूट करता है 54.15%। देख सकते हैं ये 50% से ज़्यादा है। मतलब अपने जितने भी सेक्टर है सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है अपनी टर्सरी सेक्टर से। बट ये एम्प्लॉय करता है बस 25%, मतलब 25% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन को। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि जो अपना वर्कफोर्स है वो एक बहुत एफिशिएंट वर्कफोर्स है, वो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है, क्योंकि बहुत कम होकर भी ये जो अपना प्रोडक्शन है या फिर जो अपना कंट्रीब्यूशन है ये अप्रॉक्सीमेट डबल दे रहा है। तो यही था हमारा टर्शरी सेक्टर। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वाटनरी सेक्टर। जो क्वाटनरी सेक्टर है यहाँ पर जो अपना बोल सकते हैं नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है या फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी फील्ड में जो भी मतलब जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी काम होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ इनके ऊपर काम करती है वो आती है अपनी क्वाटनरी सेक्टर में। या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर कंसल्टेंसी वाली जो भी सर्विसेज है वो आती है अपनी क्वाटनरी सेक्टर के अंदर। इसके बाद देख लेते हैं अपना जो फिफ्थ सेक्टर और जो कि लास्ट सेक्टर ऑफ इकॉनमी है वो है क्विंडरी सेक्टर। जो सेक्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो होता है हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग का काम होता है या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम होता है। क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए जो क्विंडरी सेक्टर है हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी है। और यहाँ पर इस सेक्टर में जो भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं हम इसे कहते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये एक बहुत हाई रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की इकॉनमी में। तो हम इन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल के थ्रू रेफर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एग्जाम्पल कोई आईएएस ऑफिसर हुआ, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुए, ये जितने भी टॉप सीईओज होते हैं और नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट में जो भी सीईओ के रैंक्स पर या फिर हायर जो रैंक्स होल्ड करते हैं वो आते हैं हमारे क्विंडरी सेक्टर के अंदर। इनका इस सेक्टर का हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ ये जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये वो लेने का काम करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ये हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले 5 ईयर प्लान थे तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। तो ये हमारी कंट्री के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारी कंट्री के लिए। इसके बाद देख सकते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स। जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी हुआ, टर्शियरी हुआ, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या फिर ये इंटरडिपेंडेंस हैं दोनों तीनों सेक्टर में। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं जैसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक है एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है। यहाँ पर अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस होता है, फिर ये आगे प्रोसेस होके जाता है अपने सेकेंडरी सेक्टर में। वो हो सकता है अपना कोई भी फूड मैन्युफैक्चर का जो भी प्लांट होता है जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होती है,
उसके बाद जो टर्शरी सेक्टर में हम कह सकते हैं कोई रेस्टोरेंट हुआ जो कि सेकेंडरी जो सेक्टर है वहाँ से सपोज कह सकते हैं आटा खरीद रहा है और फिर उसे आगे मतलब कंप्लीट करके अपने कस्टमर को सेल कर रहा है। तो ये था एक इंटरडिपेंडेंस जो तीनों सेक्टर का रहता है एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद देख लेते हैं जो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है इनमें क्या डिफरेंस रहता है। जितनी भी डेवलप इकोनॉमीज़ रहती हैं ये फोकस करती है मोस्टली अपना टर्शरी सेक्टर के ऊपर, क्वाटरनरी सेक्टर के ऊपर या फिर क्विंडी सेक्टर के ऊपर, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन और जो रॉ मटेरियल का जो बेस है वो बहुत पहले ही बन चुका है। और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है जैसे हमारी कंट्री हुई इंडिया, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि ये सेक्टर जब अच्छे से परफॉर्म करेंगे तभी हमारा आगे के जो सर्विस सेक्टर है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इसके बाद देख लेते हैं जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे अगर हम बात करें तो कैसे सर्विस इकोनॉमिक सेक्टर का डिवीजन होता है। तो पहला होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और फिर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये प्रॉपरली रेगुलेटेड रहता है, रजिस्टर्ड रहता है और यहाँ पर जो भी काम कर रहा है उनका वर्किंग पीरियड है वो सर्टेन है, फिक्स्ड है कि आपको मतलब पता है कि आप कब तक जॉब करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो अपना स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, बैंक्स हुआ एक्सेट्रा, जितने भी ये ऑर्गेनाइज्ड अपने ऑर्गेनाइज जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये आते हैं हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। इसके बाद देख लेते हैं जो सेकंड है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सेक्टर होता है वो हाईली अनरेगुलेटेड होता है, ये कहीं पर भी गवर्नमेंट के या फिर किसी भी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं रहता है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं इनका जो टेन्योर है वो कभी भी फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई लेबर है जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है, और जो वर्कर्स हैं जो अपने पैरेलल इकॉनमी में काम करते हैं। पैरेलल इकॉनमी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स से, इसको हम देख लेते हैं एक मिनट। पैरेलल इकॉनमी हम कह सकते हैं हमारी कंट्री की जो इकॉनमी है उसके पैरेलल रन कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं, इसको ब्लैक इकॉनमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इकॉनमी है इनका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जितना भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज वे में, ये कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है या फिर इसका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है। हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते या ट्रैक नहीं कर सकते कि कितना अर्निंग हुआ और कितना यहाँ पर प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी है वो कितना है, इसलिए हम इसे कहते हैं पैरेलल इकॉनमी या फिर ब्लैक इकॉनमी। एग्जाम्पल जैसे अपने स्ट्रीट वेंडर्स हुए या फिर हॉकर हुए, फेरी वाला, तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि इनका प्रोडक्शन कितना है, मतलब इनका सेल्स कितनी है एक्सेट्रा, तो इसीलिए हम इसे पैरेलल इकॉनमी कहते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। तो देखते हैं प्राइमरी सेक्टर से कौन सा अपना एसोसिएटेड है। इसमें से मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, बैंकिंग हुआ या ट्रेड हुआ। तो हमें पता है जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, तो इसका आंसर हुआ एग्रीकल्चर। इसके बाद देख लेते हैं सेकंड एमसीक्यू जो है हमारा, विच सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर कौन सा है? इसमें प्राइमरी सेक्टर हुआ, सेकेंडरी सेक्टर हुआ, टर्सरी सेक्टर हुआ या क्वाटरनरी सेक्टर हुआ। जैसा मैंने आपको बताया था जो अपना टर्सरी सेक्टर है इसी को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसके बाद जो अपना तीसरा एमसीक्यू है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इसमें से सेकेंडरी सेक्टर से कौन सा बिलोंग करता है? माइनिंग हुआ, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग या फिशिंग। तो इसमें हम देख सकते हैं जो अपना टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, जो अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो सारी आती है अपनी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इसके बाद देख लेते हैं चौथा, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कितना परसेंट ऑफ वर्कफोर्स इंडिया का इंगेज्ड है? तो ये है हमारा 50%, और इसका जो प्रोडक्शन था वो था अप्रॉक्सीमेटली 15, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो था अप्रॉक्सीमेटली 15%, तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। इसके बाद जो अपना फिफ्थ एमसीक्यू है, द जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर इज हाईएस्ट इन इंडिया। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है? तो ये था हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसका कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 54% था, जो कि सबसे हाईएस्ट था तीनों सेक्टर में।
तो 6 क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से कौन सा है इसमें जो बिलोंग नहीं करता है? फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, बैंकिंग है या एग्रीकल्चर है? तो जो इसमें ऑप्शन सी है बैंकिंग, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर से नहीं बिलोंग करता है, ये हमारा सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करता है। इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील बिलोंग टू विच सेक्टर, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है ये कहाँ बिलोंग करती है? तो ये हमारा बिलोंग करती है सेकेंडरी सेक्टर, जो कि था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम जैसे कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? IT कंपनीज, डेली वेज लेबर्स, बैंकिंग सर्विसेज या इंश्योरेंस? तो जो अपना डेली वेज लेबर्स होते हैं ये होते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाटनरी एक्टिविटी, जो अपना फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी था इनमें से कौन सा है जो फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से बिलोंग करता है? डेटा एनालिसिस, बैंकिंग, फार्मिंग या कंस्ट्रक्शन? तो जो इसमें ऑप्शन ए है ये है अपना क्वाटनरी सेक्टर से है, जो डेटा एनालिसिस का काम है ये बिलोंग करता है अपना फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट इन इंडिया, इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है? तो ये हो जाएगा हमारा टर्सरी सेक्टर, जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो था अप्रॉक्सीमेटली 54% और सिर्फ 25% ऑफ वर्कफोर्स यहाँ पर एम्प्लॉयड है। तो होते हमारे MCQ ख़त्म और इसी के साथ होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।